दैट्स ग्रेट। हम 1-2 मिनट सर जरा इंतजार करेंगे। 12:05 पे स्टार्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें हमें। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, जैसे ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जाफर जाफर आप लोग लीड करें। डॉक्टर साहब। जी राइट सर, ठीक है सर। थैंक यू। हमारा आवाज आ रहा है खबर साहब आपको? जी आ रहा है, आवाज बिल्कुल क्लियर है। वीडियो आप लोगों की ऑल्दो नहीं आ रही, लेकिन अगर आवाज भी आपकी ठीक आती रही तो हमारा काम चल जाएगा सर। नहीं इंशाल्लाह आवाज आएगी, इंशाल्लाह। मैंने सर आपका पहचान लिया, अपनी मुलाकात हुई थी ना वो ओनियन के ऊपर, वो क्राउन होटल में सर। जी 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 जी। कैसे हैं? खैरियत से हैं खालिद साहब? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। सर हम और आप लोग जो हैं वो हमारे फार्मर्स की रहनुमाई के लिए कोशिश करते रहते हैं कि ताकि ये इमरजेंसी बेसिस के ऊपर एक इशू आया है जो जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है और जो आप लोगों ने रिसर्च वर्क किया है इसके ऊपर, जो इशू आया है डिक्लाइन का, इसके ऊपर, ताकि लोग कोई मुस्तफीद हो सके। हमने कोशिश की है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इमरजेंसी बेसिस पे टाइम भी निकाला और आज लोगों को आप गाइड भी करेंगे। तो हम बस इसको 1-2 मिनट के अंदर शुरू करते हैं। हमारी इस्लामाबाद में जो हमारी टीम है, जाफर साहब और रहील साहब इसको स्टार्ट करेंगे 12:05 पे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद ओवर टू यू हो जाएगा सर। और इंशाल्लाह हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। बस मुख्तसर सी बात करेंगे ताकि लोग समझ सकें। थैंक यू। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं सर। साहब मेन स्पीकर साहब। अच्छा, ये पाकिस्तान हार्टिकल्चर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का करवा दूं। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई, जो कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। इसका विजन पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज्यादा और मौसर हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फराहम करने वाला मुल्क बनाना है। जब हम इसकी मिशन की बात करें तो हार्टिकल्चर के शोबे में ज्यादा से ज्यादा मुलाजमतें पैदा करना और ज़री आमदनी में इजाफा करना, वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़री GDP में हार्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना, हार्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदी मसनूआत को $1 बिलियन क्लब में शामिल करना। मकासद की अगर हम पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के मकासद की बात करें तो इसमें हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की पैदावार और उसके म्यार को बेहतर बनाना और बढ़ाना। अब इसमें ये जो आज का हमारा वेबिनार है, ये बेसिकली इस मकसद का एक पार्ट है कि हमारी जो ये डिजीज आई है ऑनियन का पर्पस इस वेबिनार का यही है कि इससे जो हमारी ऑनियन की क्रॉप डैमेज हुई है उसको किस तरह से रेमेडियल मेजर्स करके कंट्रोल किया जा सके। तो ये मकसद जो मकासद है उसमें से एक बेसिक पर्पस ये है। उसके बाद हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद बर्दाश्त नुकसानात को कम करना और उसके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पैकेजिंग को बेहतर बनाना। तो ये हमारे पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के मकासद हैं। अब हम अगर ऑनियन की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 2 मिलियन मेट्रिक टन ऑनियन प्रोड्यूस कर रहा है, जो 2021-22 की MNFSR की फिगर है, जबकि ये तकरीबन 1,40,000 हेक्टेयर के रकबे पे ऑनियन ये ग्रो किया जाता है। अभी जो ऑनियन में रिसेंटली एक वायरल डिजीज आई है, वायरस अटैक हुआ और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमारे सिंध और बलूचिस्तान की कुछ जगहों पे क्रॉप जो है वो डैमेज हुई है। इसी सिलसिले में इसको जो इशू है इसको एड्रेस करने के लिए और इस इशू को हम किस तरह से
रेमिडियल मेजर्स करके कंट्रोल कर सकते हैं। हमने डॉक्टर खालिद इकबाल राजपूत साहब को इनवाइट किया इस वेबिनार में, जो डायरेक्टर हैं प्लांट डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट टंडूजाम के। लेकिन उससे पहले मैं CEO PH-DEC अतर हुसैन खोखर साहब को इनवाइट करूंगा कि प्लीज वो थोड़ा सा PH-DEC का इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जाफर। ये आज जो हमने वेबिनार कराया है, ये हमारे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज में ये शामिल नहीं था, लेकिन सर आप म्यूट हो गए। हाँ जी जी, ये जो आज हमने ये वेबिनार जो कराया है, ये हमारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज में शामिल नहीं था, लेकिन इसका एक मकसद जो है वो ये है कि हम जो है करंट जो प्रॉब्लम आ रहा है काफी ग्रोअर्स को, और एक किस्म की पैनिक है मार्केट में कि आवर ऑनियंस आर फेसिंग इश्यूज ऑल बिकॉज ऑफ दिस करंट डिजीज। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने एक्सपर्ट को जो है ना रिक्वेस्ट की है कि वो हमें गाइड करें, हमारे जितने ग्रोअर्स हैं उनके इश्यूज को सुने और हम इसको किस तरीके से एड्रेस कर सकें ऑन इमरजेंसी बेसिस, वो करने का मकसद है। अब आपको पता होगा कि इन vegetables, onion and potatoes are our main export commodities. Around 150 million के करीब हम जो है ये चीज एक्सपोर्ट करते हैं ऑनियंस का। लास्ट ईयर ऑल बिकॉज ऑफ फ्लड हमने सबसे मिनिमम हमारा एक्सपोर्ट था 5 मिलियन का, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह दैट विल क्रॉस अराउंड 120 मिलियन इफ देयर इज नो एनी बिग मिसाइल। तो इसमें आप ये वेबिनार अटेंड करें। इसमें अगर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन जो है PH-DEC की, वहां पे भी राब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। जैसा कि ऑनरेबल CEO PHDC ने फरमाया कि ये जो वेबिनार है आज का, ये स्पेशली हम लोगों ने इस जो आज का टॉपिक है हमारा अनियन का जो डिक्लाइन हुआ है, हमें कुछ हमारे अनियन के स्टेक होल्डर्स ने तो पिछले 1-2 दिन के अंदर कांटेक्ट किया और हमें बताया कि इस तरह करके इशू आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है प्रोडक्ट का। तो जो हुसरी में हमारा रिसर्च स्टेशन है, वहां से जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खालिद इकबाल राजपूत साहब, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि ये इन्होंने अपना कीमती मसरूफियात में से अपना टाइम निकाला हमारे लिए। ये आपकी खिदमत में वो सारी अपनी रिसर्च वर्क आपके साथ शेयर करेंगी। इन्होंने रियल टाइम एक्सपीरियंस की हैं सारी चीजें, और वो सारी रिकमेंडेशन आप लोगों को बताएंगे जो इस इशू को कंट्रोल करने के लिए होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद इकबाल राजपूत साहब को कि वो अपनी बातचीत का आगाज करें। वो टू खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम खालिद इकबाल राजपूत, मैं डायरेक्टर प्लांट डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट टंडूजाम में मेरी पोस्टिंग है। जैसे कि आज मधु आपने किया है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारे जो सिंध के ग्रोवर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इसमें हम भी ज़्यादा उसमें टेंशन में आ गए थे, क्योंकि एकदम डिक्लाइन की तरफ ये क्रॉप जा रही थी। तो फिर हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन हुई, हमने जुलाई और अगस्त में बाकायदा पूरे सिंध का जहाँ जहाँ ये इसकी नर्सरी लगती है, जहाँ जहाँ ये क्रॉप लगती है, या जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट किया गया, हमने उसको थारोली उसको विजिट किया, सैम्पलिंग की, और बाकायदा इस चीज़ को हमने डायग्नोज बल्कि ना सिर्फ हमने किया बल्कि दूसरे इदारों को भी हमने सैंपल भेजे। हमारे जहन में ये था कि शायद ये डंपिंग ऑफ, जो आमतौर पे जो नर्सरी में जो प्रॉब्लम होती है डंपिंग ऑफ, एक बीमारी आती है फंगल, वो आती है ना, हमारे जहन में तो वो होगी। अब उसके लिए पीथेम आता है, रेजोक्टोनिया आता है, फ्यूजरियम आती है, ये फंगस आते हैं। लेकिन जब हमने सर्वे किया तो हमें लगा कि एक अलग सी चीज़ नज़र आ रही है ना। फिर ग्रोवर्स ने हमें ज़्यादा कंप्लेन की कि सर ये डंपिंग ऑफ का इशू नहीं है और ये कुछ दूसरा इशू चल रहा है। फिर हमने सर्वे किया, सर्वे का जो कंक्लूजन था, जो हमारा मैंडेट था, वो हमारा खास तौर पे हुसड़ी रिसर्च स्टेशन तो था ही था, उसके अलावा हमारे पास टोंडा मोहम्मद खान था, बदीन था, मातली था, नसरपुर था, मीर खास था, टंडोलियार और मटियारी हमारा यहाँ पर नर्सरी का, और हाला, ये मटियारी जो हाला जो मटियारी का अंदर आता है, वहाँ ये इसका हब है, वहाँ पर जहाँ पे नर्सरी लगती है। तो बाकायदा हमने सर्वे वगैरह किए, तो सर्वे से हमें ये हमारी जो है कैलकुलेशन है, जो हमारी आइसोलेशन है, हमने जो लेबॉर्ट्री में आइसोलेशन की, उसमें हमें फ्यूजेरियम ऑक्सीस्प्लोरम मिला, जो कि डंपिंग ऑफ डिजीज काज करता है। हमने फिर यही सैंपल हमने भेजे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वालों ने डैम में उसमें नर्सरी में से और प्लांट में से दोनों
हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? जी डॉक्टर साहब आ रही है, वो आप जारी रखें प्लीज। जी हाँ, तो फिर हमने सैंपल वो यूनिवर्सिटी वालों को भी भेजे, उनकी हमने देखते हैं इनकी फाइंडिंग क्या आती है। उन्होंने भी पीथियम और राइजोक्टोनिया निकाला हेलो नर्सरी से। खबर साहब, हमें अटेंड करें। आप म्यूट कर दें सारों को, खबर म्यूट कर दें। सर आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब आ रही है, आप जारी रखें। अच्छा, तो फिर सर हमने क्या किया, हमने वही सैंपल PCSIR कराची, NARC इस्लामाबाद हमने भेजे। उनकी भी रिपोर्ट हमारे पास आ गई थी, क्योंकि हम बड़े क्विक सर्विस में थे। हमने उनकी रिपोर्ट ली तो उन्होंने भी, लेकिन आयुब रिसर्च वालों ने वहां भी हमने भेजा था फैसलाबाद, यही सैंपल ना, उन्होंने बैक्टीरिया निकाला उस सैंपल से, लेकिन उनके पास फंगल और नेमाटोड नहीं आए थे। लेकिन जो सैंपल हमने भेजे NARC इस्लामाबाद, उन्होंने निकाला सॉफ्ट बैक्टीरिया और फ्यूजेरियम और एंथ्रेक्नोज, जो कि हमारे पास भी निकला था। तो हम चारों इदारों के जो थे, जो उन्होंने डायग्नोज किए थे, जो पैथोजन निकाले थे, उनको सबको मद्देनजर रखते हुए फिर हमने एक अपनी फाइंडिंग की। अब असल में क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ में दो तरह की डिजीज होती है ना, ये कि वो दो तरह से जाहिर करती है निशानात बीमारी के। एक तो वो सीड जब आपका निकल रहा है उस वक्त, और सीड निकलने के बाद। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी जैसे ही आपकी नर्सरी हुई तकरीबन 1.5-2 महीने की, तो ये प्रॉब्लम उसमें आ रही थी। अब इसमें भी सिम्टम्स उसी तरह के होते हैं कि पहले येलोइश हो जाता है, फिर वाइट हो जाता है, और फिर उसकी डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। डैम्पिंग अप में भी यही कंडीशन होती है सिम्टम्स की। तो बहरहाल हमने जब ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखा तो हमें ये पता चला इसके अंदर पैथोजिन जो है हमें मिला है वो फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया और पीथियम मिला है, जो कि पैथोजिन को काज करता है, इसको पीथियम को। और एक हमें मिला बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया के सर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि बैक्टीरिया का हमारे पास सिंध में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पिछले कई सालों में हुआ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है कि बैक्टीरिया हमें मिला है। और बैक्टीरिया आमतौर पे वहाँ मिलता है जहाँ पे आपका पानी खड़ा हो। जैसे कि पिछले साल जो बरसात हुई थी हमारी, उसके अंदर पानी हमारी फील्ड में तकरीबन जो लो लाइंग एरिया था वहाँ पे 5 से 6 महीने खड़े रहे थे। अगर आप अपर सिंध पे चले जाए तो वहाँ पे 7-8 महीने पानी खड़ा रहा था। अब इन हमारे पास जब हमने ये सर्वे किया और रिपोर्ट हमने फाइनल की तो हमारे जहन में दो बातें आई। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर के, इस सारी चीज़ों का कंक्लूजन, इसका सारी चीज़ों का रिकमेंडेशन हमें जो हमें मिला वो दो हमें मिला। एक तो मैंने अर्ज की कि ये हमें फंजाई और बैक्टीरिया में मिला। दूसरा सर इससे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर था वो बीमारी से भी ज़्यादा था, वो ये था कि पिछले साल आपको याद होगा सर सिंध में बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि पानी खड़ा था तकरीबन 5-6 महीने खड़ा रहा ना। उसमें क्या हुआ कि आपका जो पानी जो खड़ा हुआ था, आपके जो न्यूट्रिएंट्स जमीन में जो होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे हो गए लीच डाउन, और आपकी वाटर टेबल ऊपर आ गया, और आपका जो साल्ट था वो ऊपर आ गया ना। जब लीच डाउन हो गया आपके न्यूट्रिएंट, तो साल्ट ऊपर आ गया। और इसकी जो रूट्स होती है ना सर, वो होती है सेंटीमीटर्स के अंदर, ना कि वो इतनी रूट डीप नहीं होती है, सेंटीमीटर में होती है। ऊपर आपका वो क्या नाम है, वो साल्ट था, इसकी सेंटीमीटर्स में रूट्स होती है। तो जैसे ही इन्होंने पनीरी लगाई या पनीरी को ट्रांसफर किया, तो साल्ट तो था ना, उसने उसको ग्रो करने नहीं दिया। एक मेजर इशू ये था। उसके बाद जब आपकी सॉइल कंपैक्टनेस की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली जितने भी आपके सॉइल बॉर्न पैथोजन है वो प्रमोट होंगे। तो इसके साथ भी यही हुआ है। पहला इशू ये था कि जो भी आपके जो पिछले साल की जो भी थी आपकी पानी की वजह से जो स्टैंडिंग खराब थी या उसमें पानी खड़ा रहा, एक तो वो इशू हो गया। दूसरा से जब उन्होंने वो पनीरें लगाई तो उसके अंदर ये तीनों पैथोजन मैंने वैसे आपको बताया, जो कि डंपिंग ऑफ को भी काज करते हैं, पीथियम, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम और प्लस सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया जो है वो काज करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ग्रोअर्स की फील्ड पे कुछ जल्दी में जो हमसे हो सका हमने जल्दी सेमिनार भी किए, वर्कशॉप भी किए, अवेयरनेस भी उनको दी। अब मसला ये है कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, वो तो ज़ाहिर सीधी सी बात है, वो कंट्रोल की तरफ नहीं आएगा। लेकिन हमारा या हमारे डिपार्टमेंट का यही ऑब्जेक्ट था कि अब आइंदा साल के लिए ये प्रॉब्लम है ना, ये ग्रोअर्स को फेस ना करनी पड़े। और हमारा भी यही मकसद था। और इसमें हमने जो फाइंडिंग निकाली है वो ये है कि अगर अब आप फंजीसाइड्स को कंट्रोल कर रहे हैं और बैक्टीरिया भी इसके अंदर है ना, तो आप कार्बनिज्म 250 ग्राम 120 लीटर पानी में, और उसके अंदर क्योंकि बैक्टीरिया भी इसके अंदर आया है, तो सॉफ्ट रॉक जो बैक्टीरिया उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बोतल आती है, वो 60 ग्राम
पर एकड़ के हिसाब से आप इन दोनों को मिला के, एक तो ड्रेंचिंग का हमने कहा है और दूसरा हमने मैनकोज़ैब मेटालेक्सल जो फंजीसाइड है कॉपर बेस, उसको हमने स्प्रे के लिए कराया है। और जब हमने ग्रोवर्स को रिकमेंडेशन दी आप ये 2 चीजें अप्लाई कराएं, तो फिर हमने इसका फॉलोअप भी लिया। तो सैयद नदीम शाह की ज़मीन पे हमने ये ट्रायल कराया था। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आई तो हमने उनको कहा था कि आप फंजीसाइड्स का स्प्रे करें, मैनकोज़ैब मेटालेक्सल। तो उन्होंने स्प्रे किया। 1 हफ्ते के बाद हम वहाँ गए, उन्होंने कहा नहीं, खालिद साहब और हमारी टीम भी थी, पूरी यूनिवर्सिटी के भी थे, उन्होंने कहा नहीं, रिजल्ट हमें पहले स्प्रे में मिला है, लेकिन दूसरे स्प्रे में जब हम जा रहे थे तो दोबारा पानी बरसात हो गई। तो हमने स्ट्रिक्टली उनको कहा है। और फिर उसके अलावा नसरपुर में अब्दुल जब्बार मेमन साहब, उनकी नर्सरी सर लगी हुई थी 170 एकड़ के ऊपर, 170 एकड़ की नर्सरी थी, जो कि इस बीमारी की वजह से या इस डिजास्टर की वजह से खत्म हो गई थी। जो बच गई थी वहां पे हमने इनको कहा कि आप ये रिकमेंडेशन कराएं, ये एप्लीकेशन करवाएं। उन्होंने वहां पे जो उनके पास बची हुई थी वहां पे उन्होंने दोनों एप्लीकेशन, ट्रेंचिंग भी कराई और उन्होंने स्प्रे भी करवाया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास जो बच गई थी वो हमें होपफुली उनके रिजल्ट मिले हैं और वो अब लश ग्रीन की तरफ जा रही है। और जो प्रॉब्लम था उनका वो काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसको तो ज़्यादा रिकवर हम नहीं कर सकते थे। इसकी मिसाल ऐसे ही है सर, अब जैसे कि एक आदमी को कैंसर हो जाए, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो या कोई ऐसी बीमारी हो, तो वो अगर 70 या 40 60 से ऊपर बीमारी है तो उसके पास डॉक्टर जी ये कहेगा भाई अब तो आखिरी स्टेज में चल रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनिशियल स्टेज में हम करना चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने भी वही तरीका अप्लाई किया। अब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम नहीं थी या जहाँ शुरू हुई थी वहाँ मैंने अपने ये 2 एप्लीकेशनें करवाई हैं, ड्रेंचिंग भी करवाया है, स्प्रे भी करवाया है। तो वहाँ पे हमें ग्रोवर्स की फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रही है, नहीं हमारे पास इसकी रिजल्ट हमें अच्छी मिल रही है। और यही एप्लीकेशन हमने अपने ओनियन स्टेशन उसड़ी में भी करवाई, क्योंकि वो तो वहाँ पे आजकल वो डायरेक्टर दूसरी चेंज हुई है, परवीन अख्तर, तो उनको भी मैंने रिकमेंडेशन दी थी, उनको भी मैंने इनसे रिजल्ट लिया। उन्होंने कहा नहीं खालिद साहब, हमारे पास एप्लीकेशन 2 कर चुके हैं और तीसरी की तरफ हम जा रहे हैं और रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिले हैं इस चीज़ के। तो असल में चीज़ ये है कि असल में ये प्रॉब्लम्स आ तो गई थी, लेकिन डायग्नोज होने में, क्योंकि बैक्टीरिया भी शामिल था इसके अंदर ना, तो वो उसमें डायग्नोज होने में थोड़ा सा टाइम लगा, जिस वजह से ग्रोवर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगला जो सीजन आएगा इंशाल्लाह उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी नर्सरी सर, मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास नर्सरी की जो है ना वो 2 पीरियड होते हैं, एक तो होती है रबी में, होती है खरीफ में। तो खरीफ रबी वाली जो थी ना वो तो डैमेज, इस वक्त जो डैमेज हो चुकी थी ना वो, लेकिन अब आइंदा जो ये लगाएंगे उसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर रिकमेंडेशन हम इनको ये दें ग्रोवर्स को कि आप ड्रेंचिंग भी करें और स्प्रे भी करें, और जब आप सीड लगाएं तो सीड को ट्रीट भी करें किसी फंजीसाइड से, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहरहाल हमारा जो मैंडेट था वो हमने इसको डायग्नोस किया कि इसके अंदर पैथोजिन मतलब फ्यूजेरियम रेज़ेक्टोनिया और पीथियम है, सॉफ्ट बैक्टीरिया, प्लस हमारा जो सॉइल्स का मसला था वो भी है। अच्छा, उस सॉइल को मद्देनजर रखते हुए सर हमने ये रिकमेंडेशन दी कि अगर आपकी सॉइल, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो लीच डाउन हो गए, अब उस न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रमोट करिए। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आमतौर पे 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मुख्तलिफ स्टेजेस में जरूरत होती है। अब वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो प्लांट लेता है हवा और पानी से। अब बाकी जो 13 न्यूट्रिएंट्स बच गए वो तो आप मैक्रो और मैक्रो वो तो जमीन से लेगा। अब वो जब आपके न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन हो गए, अब उसको सॉइल्स को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए फिर हमने सॉइल एनालिसिस भी करवाया, उनकी रिपोर्ट भी हुई। उनकी रिपोर्ट से हमें ये अंदाजा हुआ कि हमें जो पीएच मिली थी ना सर, जिन जिन स्पॉट से हमने डायग्नोस किया पैथोजिन, फ्यूजेरियम या सॉफ्ट रॉट, उनकी पीएच 8.9 में मिली है, 8.9। असल में ओनियन के लिए बेस्ट ग्रो जो कहते हैं कि पीएच है वो होनी चाहिए 6 to 7। और आपकी जो सॉइल है वो हमें जो मिली है इन एनालाइज में सॉइल जो मिली है वो सिल्ट लोम मिली है। हालांकि ओनियन के बारे में ये है कि ओनियन की कल्टीवेशन या ओनियन की नर्सरी किसी भी सॉइल में हो सकती है, लेकिन बेस्ट अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो आपको सैंडी लूम सॉइल में अच्छी मिलेगी। तो ये भी रिकमेंडेशन हमने सामने रखते हुए हमने फिर सॉइल के हवाले से रिकमेंडेशन निकाली कि 1 बोरी नाइट्रोफास पर एकड़, 2 किलो सल्फर और 8 किलो ह्यूमिक एसिड, ये पर एकड़ अगर अप्लाई कराया जाए
तो आपकी जो सॉइल कंपोनेंट्स जो सख्त हो गई है, या आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं है, या फिर आपकी जो सख्त हो गई सॉइल, उसको फर्टाइल करने के लिए पर एकड़ ये एप्लीकेशन हमने करवाई है। और ये पहली शुरुआत हमने कराई है अपने स्टेशन हुसड़ी से, और एक ग्रोवर है अब्दुल जब्बार नसरपुर में, उनको भी हमने रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने कहा नहीं हमारी जमीन तैयार होगी तो इंशाल्लाह हम ये करवाएंगे। और ये जनरल रिकमेंडेशन है सर, ये ओनर के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने कहा जैसे आपको कहा कि जब ये बरसात हुई तो पूरी की पूरा बेल्ट हमारा डेट पाम देखे तो लोअर से अपर से हमारा तबाह हो गया था, तो ये प्रॉब्लम हमें वहां पे भी नजर आई है। तो ये रिकमेंडेशन जो सॉइल की है, जिसमें नाइट्रोफास या सल्फर है, या फिर आपका जो है ये ह्यूमिक एसिड है, ये सारी क्रॉप के लिए है, ये न कि सिर्फ ओनियन के लिए है। इसमें क्या होगा कि आपके अंदर सॉइल के अंदर फर्टाइल आएगी, और इसका मैंने कहा इसका जो सीड होता है, इसके जो रूट्स होती है वो सेंटीमीटर में होती है, तो वो अच्छा ग्रो होगा और फर्टाइल होगा, और उसको इन्वायरमेंटल एक अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से ये आपका जो है ये जो प्रॉब्लम आया काफी हद तक रिमूव हो जाएगा। ये दो चीज हमने देखी है, एक सॉइल का मसला है, दूसरा पैथोजिन का, वो हमने इंशाल्लाह डायग्नोज कर लिया है, और ग्रोवर्स को हमने एप्लीकेशन भी करवा दी है। कहीं कहीं से जो हमने जहाँ पे उनके पास क्रॉप लगी हुई थी, वहां से हमें फीडबैक भी आया है, हमने विजिट भी किया है, रिविजिट भी किया है, उन्होंने कहा नहीं हमें अच्छे रिजल्ट इसके मिले हैं। तो बहरहाल ये हमारी फाइंडिंग थी, जो हमने करंट प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसको ना कि सर्वे किया, और बाकायदा हमने हमारा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला, हमने उनको भी ये रिकमेंडेशन दिया ताकि वो एक्सटेंड करे अपने एक्सटेंशन वर्कर को, या फील्ड बेलदार या फील्ड असिस्टेंट, ये जो भी है, ताकि ये रूट्स लेवल तक ये प्रॉब्लम जाए। तो हमारा उनसे भी रब्ता था, है, उन्होंने भी काफी हद तक इस इंफॉर्मेशन को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू फैलाया है। जी सर। जी सर, खबर साहब। जी खबर, थैंक यू खालिद साहब। आपने वर्बली सारा ब्रीफ कर दिया है। हमारी टीम आपको एक्सेस करेगी अभी, तो हमें आपसे ना 2 से 3 मिनट की एक वीडियो चाहिए, और हम रिकॉर्ड कर लेंगे उस वीडियो को, जो हम जो है ना कि जिसमें आप डूज एंड डोंट्स शेयर करें, स्पेशली जो ये जो डिजीज आई है कि लोगों को क्या करना चाहिए। होता क्या है कि हम शेयर करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या जितने भी हमारे ये रेलिवेंट स्टेक होल्डर एंड डेटाबेस में होते हैं, उनके साथ हम एक प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। लेकिन आप एक अपनी वीडियो और उसके साथ अगर वो हमारी टीम खुद ही बना लेगी, वो अगर आप हमारे साथ शेयर कर लेंगे, तो ताकि ये चीज हम जितना हो सके इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें, जो आप चीजें बता रहे हैं कि ये वे ऑफ हो सकता है। और उसके अलावा जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारा तकरीबन 150 मिलियन के करीब जो है ऑनियंस का एक्सपोर्ट रहा है 2021 तक। और लास्ट ईयर ऑल बिकॉज ऑफ फ्लड हमारा बहुत कम हुआ। सबसे ज्यादा हमारा जो ऑनियन जा रहा है वो मलेशिया में जा रहा है, फिलिपाइन में जा रहा है। तो हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि हमारा जो वहाँ ट्रेड मिशन है मलेशिया में, उनके साथ भी आपकी मीटिंग कराएं, ताकि वो आपको समझा सकें कि इधर अगर पाकिस्तानी ऑनियन आ रहा है तो उसकी क्या वजह है, और इसको फर्दर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। खालिद राजपूत साहब, आपको थोड़ी हम एक और भी हेल्प चाहिए होगी आगे फर्दर वैल्यू एडिशन में, कि इसमें हमारे खासतौर जो ग्रोअर हैं कि किस तरीके से अपनी आखिरी जो फाइनल प्रोडक्ट है, खबर आप म्यूट कर दें ये। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो इसमें थोड़ा आपसे भी हेल्प चाहिए होगी कि किस तरीके से कंप्लीट इसका वैल्यू चेन को, किस तरीके से लोग इसकी जो है ना प्रोडक्शन आउट करें, इसको किस तरीके से पैकेजिंग करें, उस पर भी आपकी खालिद साहब हमें हेल्प चाहिए होगी। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, जैसा आप कहें। थैंक यू वेरी मच जी। अब अगर आप आप लोग जी जी सर जी, अगर आप चाहें तो वीडियो आप भले बना लें, अगर चाहें तो हम भी बना के आपको भेज सकते हैं। इट विल बी अ ग्रेट फेवर। हमारी टीम आप साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है, तो उसके बाद हम कोई ये इशू नहीं है। हाँ। और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि वहां पे जो जो फोकस्ड एरिया था, सबसे ज्यादा अफेक्टिव एरिया कौन सा है, कौन सा ये एरिया है मटियारी डिस्ट्रिक्ट। मटियारी पे। तो खबर आप राब्ता करेंगे, वहां पे जो एफएम चैनल हैं दूसरे हैं, उन तक भी ये चीज हम थोड़ा कोशिश करेंगे, ये चीज हम स्प्रेड करने की कोशिश करें। जी, अगर आप किसी लोगों को क्वेश्चन है तो आप खालिद साहब से कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू अच्छा वेरी खावर मच साहब, पार्टी। सर जी खालिद साहब, मैं सिर्फ एक दो मोटी सी बातें दो बता दूं, जी यही जरूर आप अपने चैनल के थ्रू ये करना। देखें प्रॉब्लम आ गई, इसमें हमें दो चीज मिली है, ये है कहना, एक मिला हमें पैथोजिन, एक हमें मिला है बैक्टीरिया। तीसरा जो मेन इशू है, एक तो पैथोजन का, तीसरा हमारे पास सॉइल में वो
उसकी एबिलिटी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है, और पीएच उसका हाई हो गया है। अब एक तो आपको ड्रेंचिंग का रिकमेंडेशन देनी है, स्प्रे का करना है, तीसरा हमें करना है कि सॉइल को प्रमोट करें। कैसे करेंगे? 1 बोरी नाइट्रोफास, 2 किलो सल्फर और 8 किलो ह्यूमिक एसिड पर एकड़ हर फील्ड में देना उनको। ये 3 रिकमेंडेशन को देनी है बस। अगर इस कंट्रोल की, इस बीमारी को कंट्रोल करना है या ओनियन को कंट्रोल करना है या किसी भी की चीज की तरफ जाए, कोई भी क्रॉप लगाएं, तो ये जो फर्टिलाइजर है ये जरूर देना ही देना हर एकड़ में। ओके, ये आप जनरल रिकमेंडेशन दे रहे हैं सॉइल की जी जो टेक्सचर है और जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए और पीएच बेहतर करने के लिए, जी 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 चाहे वो कोई और भी क्रॉप है उसमें भी ये चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो, जी सर, जी इनके सर, अलावा बिल्कुल। कोई और प्रोडक्ट भी अगर ठीक है, ठीक है। तो अनियन के लिए स्पेशली आपने बताया कि पैथोजन और बैक्टीरिया जो है उसकी आपने ट्रीटमेंट बता दी। और इसमें सर एक छोटी सी आपसे गुजारिश ये करनी थी कि आपने सीड ट्रीटमेंट की बात की है कि सो करने से जी, पहले सीड को भी आप ट्रीट करें, तो उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो किस फंजीसाइड से ट्रीट करें और किस डोज से करें। यही फंजीसाइड इस्तेमाल करें, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाएं, या फिर आप टॉप्सन कर सकते हैं, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के कर सकते हैं, 1 kg सीड के हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको इलिएट से भी कर सकते हैं, 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से। ये बिफोर सोइंग, ये बिफोर सोइंग ट्रीट भी करें सर। उसके अलावा जब आपकी नर्सरी, क्योंकि डंपिंग ऑफ जो है ना, 2 तरीके से मैंने बताया ना आती है। एक तो आती है सीड आपने लगाया, सो किया, उसी के अंदर उसकी राटिंग आ गई, तो ये हो गया आपका प्री। और पोस्ट आपका होता है जैसे ही आपका सीड निकला तो जस्ट कुछ सेंटीमीटर ऊपर से ना वो रिंग रॉट बनना शुरू हो जाएगा, तो वो उसका डंपिंग। ये दो तरीके से आती है ना। अगर पोस्ट आ गई तो आपको उसको ड्रेंचिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपकी क्रॉप 1.5 महीने की हो गई, वैसे तो कहते हैं कि 45-40 दिन के बाद उसको ट्रांसप्लांट आप कर दो, लेकिन अगर 20-30 दिन की आपकी नर्सरी हो गई और ये प्रॉब्लम आ गई तो आपको सारा जो आपका बेल्ट बना हुआ आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी उसकी। वो मैंने आपको तरीका बताया, कार्बेंडाजिम 250 ग्राम 120 लीटर पानी में और स्ट्रेप्टोमाइसिन 60 ग्राम, ये मिला के ये 1 एकड़ का डोज है। ये है ट्रेंचिंग। और स्प्रे के लिए मैंने आपको कहा था कि मैनकोजेब मेटल एक्सल 250 ग्राम 120 लीटर का ड्रम होता है, उसमें आप डाल लें और फिर उसको आप स्प्रे करें, थारोली स्प्रे करें। स्प्रे का तरीका होता है कि बाकायदा उसको आप नहला दें बूटे को ना। ये 2 तरीका अप्लाई करें। तीसरा सॉइल वाला, वो तो आपको पहले करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर जो हमें देनी है ना। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आई है, हमारे ग्रोथ परेशान हुए हैं, उनकी क्रॉप बड़ी काफ़ी हद तक नहीं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह से आइंदा के लिए इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक अपनी क्रॉप को सेव कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम खावर साहब, मुझे भी टाइम दें। हाजी मोहम्मद इकराम बोल रहा हूँ मैं। जी हाजी साहब, आप प्लीज बात करें जी। करूँ बात? जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाजी मोहम्मद इकराम राई, एक्सपोर्टर, कोल्ड स्टोर, मुल्तान से बोल रहा हूँ। भाईजान, हमारी प्याज जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला नहीं कर रही। हमारी प्याज जल्दी दागी हो जाती है और उसके अंदर फूट निकल आती है, सुएं निकल आते हैं। जबकि इंडिया की प्याज बिकती है दुबई में या इंटरनेट 2 रुपए किलो, मिसाल दे रहा हूँ। 2 दरहम की तो हमारी बिकती है 80 सेंट की, यानी 1 रुपए की आधम हाथ का फर्क है। इसके अंदर क्या वजह? हमारे साइंसदान और हमारी ये काबिल टीम क्या कर रही है कि हम क्यों नहीं इंडिया के मुकाबले में इंटरनेशनल लेवल की प्याज पैदा कर रहे हैं? नहीं हो रही हमारे पास। हमारी प्याज एक सफ़ेद होती है और वो जल्दी दागी हो जाती है और फूट जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकते, जबकि इंडिया प्याज के ऊपर छाया हुआ है। तो हमारे लोग, हमारे जो साइंसदान या एग्रीकल्चर के जो, जैसे मिसाल है टंडोजाम यूनिवर्सिटी है या मुल्तान है या फैसलाबाद है, इस्लामाबाद के रिसर्च के इदारे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनको जरा मेहरबानी करें। हमारे मुल्क की एग्रीकल्चर बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, ताकि हमारा जर मुबादला है तुर्की, बांग्लादेश, इंडिया और ये मिस्र वगैरह हमसे पीछे थे, जबकि एक्सपोर्ट में हमसे आगे बढ़ गए हैं। और हमारे पास प्याज की बम्पर पैदावार होती है और तकरीबन सारा साल होती है। तो इसके लिए मेहरबानी करें, एक एक्सपोर्ट के डेलीगेशन बाहर भेजें ताकि लोग जाके मार्केटों में देखें, मुकाबला करें। और इसके लिए फंड शंड किधर होते हैं, जाके एक्सपोर्टरों का डेलीगेशन बाहर जाए और जाके वो विजिट करे और अपना जरिए मुबादले के लिए कारोबार करे, कोई डील करे।
बस बाकी सवाल तो मैं बाद में करूंगा, इसका जवाब जरा मेहरबानी करके दें। सीओ साहब के से रिक्वेस्ट है कि सीओ साहब मेहरबानी करें। हाजी साहब, ऐसा है कि जो आपने बात फरमाई है कि इंडिया का प्याज हमारे मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं और वो सारी रीजंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। देखें, प्याज का जो पोर्ट का निकलना है या जब अराइवल पे जाता है तो उसमें से उसकी जर्मिनेशन की आप बात कर रहे हैं कि वो जर्मिनेशन हो जाती है, उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। जो हमारे एक्सपोर्टर साहबान हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारे लोगों के साथ राब्ता रहता है, बहुत बहुत बड़ा एक रोल है हमारी जो शिपिंग लाइंस हैं उनका। जब आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, जब आप कंटेनर के अंदर अपने प्याज को डाल के भेजते हैं, तो अगर उसकी टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन कंट्रोल ना हो, जो कि अक्सर नहीं होती, उसकी वजह से प्याज जो है वो जर्मिनेट कर जाता है। और हमारे प्याज में जो आपने एक्सपोर्ट के हवाले से बताया कि जो मेन इश्यूज हैं, सर हमारे प्याज का मेन इशू बेसिकली प्याज का सबसे बड़ा मसला ये कि प्याज मैनुअली सॉर्ट होता है। पाकिस्तान में कोई मशीन नहीं है प्याज को सॉर्ट करने के या ग्रेड करने के लिए। जो आपका 45 mm, 50 mm या 55 mm या 60 mm का जो साइज जाता है, वो लेबर मैनुअली कर रही होती है। तो लेबर के ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि इंडिया ने हमारे मुकाबले में कुछ प्रोसेसिंग लाइंस डेवलप कर ली हुई हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, चूंकि आज का ये टॉपिक नहीं है, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। जी मैं आप खाबर। सर हाँ अच्छा। एक रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि जब हम किसी एक्सपर्ट को बुलवाते हैं तो पहले उनसे वो जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो कर लिए जाएं। जितने लोग इसमें प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हर एक का टाइम कीमती होता है। आप अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है वो करें, जो हमसे रेलिवेंट क्वेश्चन है वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनका हम आपको जवाब दे देंगे। तो आप कोशिश करें कि जो रेलिवेंट चीजें पूछे जा रही हैं, जो बताई हैं एक्सपर्ट ने, क्योंकि उनका टाइम हम 30 मिनट या 40 मिनट तक उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, उनकी आगे भी इंगेजमेंट्स होती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह सारे मेच्योर लोग बैठे हैं, तो जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो किया जाए। जी खाली साहब। जी हेलो जी 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 असलम पखाली साहब, क्वेश्चन कीजिएगा सर। सलामकुम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो ये आज वर्चुअल मीटिंग की है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। थोड़ी सी बात करूंगा कि देखें, अनियन जो है एसेंशियल किचन आइटम है। अनियन का कोई अल्टरनेट नहीं है। लाइक गार्लिक पाउडर यूज कर सकते हैं आप, जो है जिंजर के लिए जिंजर पाउडर यूज कर सकते हैं, बट गार्लिक का एज सच कोई अल्टरनेट नहीं है। फ्राइड अनियन आप भी करेंगे तो अनियन होगी तो करेंगे। तो मेरा सर से सवाल है कि हमने कब ये डिटेक्ट किया कि हमारे अनियन में वायरस आ गया है? ये कब पता चला? नंबर वन, अगर हमें अर्ली पता चला तो इसका मेजर क्यों नहीं लिया गया? पिछले साल हमने 200 मिलियन डॉलर प्लस की अनियन इंपोर्ट की। गवर्नमेंट ने सारी लेवीज खत्म की, क्यों? कि इसके रेट को स्टेबल करना था। तो मेरा सवाल ये है कि हम पहले से क्यों नहीं तैयार होते? हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो क्यों इसके ऊपर काम नहीं करते? हमारा जो एग्री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं काम करता है? जबकि हमारी 150 मिलियन डॉलर की अनियन की एक्सपोर्ट थी, और वो भी नसबपुरी कह लें, वो वैरायटी जो है ना, उसमें टेंडेंसी है कि वो रीग्रो हो जाती है। और जिससे पहले जो वैरायटी होती थी बलकारा, वो बहुत मजबूत प्याज थी, और इनफैक्ट वो इंडियन प्याज से भी अच्छी होती थी, और हमें बहुत ही डिमांड से हम बेचते थे उसको। लेकिन जब से ये वैरायटी चेंज हुई है, उसके बाद से इसकी जो है ना यील्ड तो बढ़ गई है, लेकिन इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो लिहाजा मेरा आप लोगों से दरखास्त है कि सीरियसली सोचें। मुझे भी जो नज़र आ रहा है, जो बातें सामने आ रही है, मेरी भी छोटी सी फील्ड है, जो मैं सिर्फ ट्रायल सीड के ट्रायल करता रहता हूँ और वैरायटियों पे काम करता रहता हूँ। मैंने भी नोटिस किया है कि अल्लाह ना करे इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर हमें दोबारा से अनियन इंपोर्ट करनी पड़े। तो अभी जो प्याज आ रही है हमारे पास बलूचिस्तान की, उसके ऊपर बिल्कुल ही छिलका नहीं है।
और इंडिया ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि इतनी गंदी प्याज भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक मलेशिया का ताल्लुक है, मलेशिया में वेरियस पैकिंग जाती हैं अकॉर्डिंग टू बायर्स। वो जो मांगता है हमसे, वो 10 किलो भी मांगता है, हमें 800 ग्राम भी मांगता है और 600 ग्राम की पैकिंग भी मांगता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग है, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि प्लीज इसको, अनियन को बहुत सीरियसली लें। ये एसेंशियल किचन आइटम है। एग्री एक्सटेंशन बिल्कुल काम करे। और जब पिछले साल फ्लड्स आए थे तो फार्मर बेचारे के पास इतने पैसे नहीं है कि दोबारा से अनियन के सीड खरीदे। अनियन का सीड का रेट 6000 को टच कर गया पर किलो। दैट इज टू हाई। तो एग्री एक्सटेंशन हमारा क्या कर रहा है? हमारे दूसरे जो स्टेक होल्डर है वो क्या कर रहे हैं? खाली बातें से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। और मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आवाज उठाई जाए। हमारे छोटे फार्मर फंस गए। यहाँ तक के हमें आवाजें आ रही हैं कि कुछ जो बड़े फार्मर थे उन्होंने अनियन की काश्त ही नहीं की और वो चले गए शुगर कैन में। तो शुगर कैन कोई बैलेंस नहीं होगा। शुगर कैन हमारे पास एक्सेस हो जाएगी, अनियन बिल्कुल नहीं होगा। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि जो एसेंशियल किचन आइटम है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इवन गवर्नमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर इंपोर्ट करने के लिए खर्च करे। इससे बेहतर है कि फार्मर को कुछ सब्सिडी दे सीड्स में, फर्टिलाइजर में। जैसे सर ने कहा कि हमें ये हमारी जमीनों को ठीक करने के लिए ये चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है ना फार्मर को कुछ सब्सिडाइज करके और इसके ऊपर तवज्जो दे, वरना वही हम मिलियंस ऑफ डॉलर की अनियन इंपोर्ट करते रहेंगे, जो मैं आगे देखता हूँ। जैसे आपको पता है कि पिछले कोई 1-1.5 महीने से सिंध के अंदर हमने सूरज नहीं देखा, बादल लगे हुए हैं, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ रहा है। इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इवन इंडिया तो बहुत आगे है हमसे एग्रीकल्चर में, उनकी बात ना करें, लेकिन वो भी बैरियर लगा रहे हैं अपने एक्सपोर्ट पे ताकि अपने लोगों को फीड कर सके। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। खालिद साहब, आप तो कमेंट करेंगे इसके ऊपर प्लीज? ये जो खालिद साहब ने बात की। जी, जी। हाँ, मैं तो साईं का जो क्वेश्चन था वाक़ई अपनी जगह पे वैलिड था और वाक़ई ये बात काबिले मतलब ये दीद है कि प्रॉब्लम आई, ग्रोथ प्रॉब्लम में आए, लेकिन मसला ये वही आता है। मैं आपको कहूँ ना कि ये नर्सरी हमारे पास साल में 2 दफ़ा लगती है ना, एक लगती है नवंबर, दिसंबर में, दूसरा लगती है मिड जून में। तो मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि जो हमारा पिछला बरसात का पानी जो खड़ा हुआ था, तो वो इफेक्ट हमारी रबी वाली को भी, क्रॉप को भी उसने किया, लेकिन उस वक्त ग्रोअर इतने कॉन्शियस नहीं थे। उन्होंने हमें इतना ज़्यादा नहीं कहा कि वो प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम तब हुई ये जो जून में इन्होंने जो लगाई थी नर्सरी, जो उन्होंने ट्रांसप्लांट की है। अब मसला जैसे असलम साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम अर्ली क्यों नहीं डिटेक्ट किया गया। हमारी खबर साहब ये होती है कि जो भी करंट इश्यूज होते हैं ना, या तो ग्रोवर्स हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं या लेटर भेजते हैं हमें कि ये प्रॉब्लम हमारी आई है। हम थॉरोली फ़ौरन रिप्लाई करते हैं, विजिट करते हैं और उनकी रिकमेंडेशन देते हैं। इस दफ़ा भी यही हुआ। ये प्रॉब्लम डायग्नोज ग्रोवर्स साइड से हमें देर से आई है। और मैंने जैसे आपको कहा ना कि जो लो लाइंग एरिया थे जहाँ पे पानी खड़ा हुआ था, प्रॉब्लम वहाँ पे थी। ये आपका हो गया मटियारी हो गया या थोड़ा सा आपका नसरपुर का हो गया। अच्छा, हाला भी मटियारी के अंदर आता है, वो भी एक अच्छा बेल्ट हाला का ना, लेकिन वहाँ पे हमने सर्वे किया, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर उनसे मैंने पूछा क्या मसला था, बोला जैसे बरसात का पानी आया तो हमने इसको ड्रेन आउट कर दिया था। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे प्रॉब्लम आई है वहाँ पे पानी वो लोग निकाल नहीं सके थे। पानी निकाले तो कहाँ निकाले, जगह जगह पानी खड़ा हुआ था। ये प्रॉब्लम हमें, जैसे असलम साहब ने कहा कि हमें वाकई ये फर्स्ट सेकंड बल्कि थर्ड स्टेज में आके ग्रोवर हमने बताई है, हमने विजिट किया है और उसको रिकमेंडेशन दी है। लेकिन आइंदा हमारी यही प्लानिंग है ग्रोवर से भी, और असलम साहब ये कहूँगा मैं कि हमारी ये कोशिश है डिपार्टमेंट की, हमारे की भी, कि आइंदा ग्रोवर्स को इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। और ये जो रिकमेंडेशन मैंने आपसे शेयर की है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर इसको अप्लाई किया गया तो ये कंट्रोल मिलेगा। अच्छा खबर साहब, एक दफ़ा मैं एक थोड़ी सी और ऐड कर दूँ। एक यहीं का ही ग्रोवर था टंडोल यार का ना, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। हम गए, विजिट किया, प्रॉब्लम तो हम डायग्नोज कर चुके थे ये क्या है।
हमने बताया ये चीज़ आप अप्लाई कराएं, फिर कह के हम आ गए। हमने दोबारा 1 हफ्ते के बाद फीडबैक किया, वो नहीं मिले, उनके मैनेजर मिले, उसने बोला सर हमने अभी तक ये रिकमेंडेशन अप्लाई करा ही नहीं है। अब कहीं कहीं खावर साहब ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। तो अब जो ग्रोवर्स इस चीज़ को समझते हैं वो तो एप्लीकेशन पूर्ण करवा लेते हैं, वहाँ रिकवर भी हो जाता है। लेकिन ये बात असलम साहब की बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करूँगा कि ये हमें जो प्रॉब्लम हमें बताया गया वो 3rd स्टेज बताया गया, जबकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ चुकी थी फील्ड में। लेकिन अब हमारी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि रिकमेंडेशन जो हमने आपसे शेयर की है, ये आप भी चलाएं थ्रू वीडियो, हम भी चलाएंगे, हम तो चला ही रहे हैं यहाँ पे ना, कि आइंदा प्रॉब्लम ना हो। अब हमारा देखें ना, हमारा मेन ऑब्जेक्ट या मेन मकसद तो यही है कि अब आइंदा जो ग्रोअर्स लगाएगा नर्सरी, इसकी ओनियन की, चाहे वो दिसंबर में लगाएं या जनवरी जून में लगाएं, तो आइंदा साल उनको प्रॉब्लम ये फेस ना हो, कम से कम इन चीज़ों से तो ना हो। फिर हम ये कहेंगे कि हमारी जो भी थी रिकमेंडेशन या हमारी जो ख्वाहिश थी वो ग्रोअर्स तक पहुंची, उन्होंने एप्लीकेशन करवाई और हमारा जो मकसद था वो हल हो गया। और ये हमारा मेन, यही हमारा मकसद है कि ग्रोअर्स को जल्द से जल्द उनके डोर टू डोर ये चीज़ प्रोवाइड की जाए। जी खावर साहब। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। आइंदा ये मसला ना हो उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो हमारे ग्रोअर्स जो हैं उसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह वो ये मसला नहीं आएगा। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो प्लीज जरूर पूछ लें। मैं कर सकता हूँ, मेरा नाम अरशद जमील है। सर 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 प्लीज सर। ये आपने एक जिक्र किया था उसका पीएच का कि 8.9। अच्छा, ये मसला सिर्फ वहाँ पे नहीं है, ये पूरे मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर है। खासतौर पर मैंने एक मरतबा मुल्तान के एरिया में करवाई थी, और ये बहुत सीरियस है। तो ये आप लोगों को कब पता चला कि ये जो पीएच पीएच जो है ये इतनी बड़ी है? इससे पहले नहीं पता चला था क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, असल में देखिए ना, हम तो उनकी डिमांड के ऊपर सर्वे करते हैं ना। वैसे आपको पता होगा कि अपने पूरे पाकिस्तान की जो पीएच है वो 8 to 8.5 है, ठीक है। और ये हर क्रॉप की वेरी करती है, कुछ क्रॉप सेंसिटिव होती हैं जैसे ओनियन आपकी, कुछ क्रॉप होती हैं जो उनमें चल जाता है, लेकिन इसके अंदर 8.9 जो आई है। अब जब हमने सर्वे किया, जब हमने बल्कि सर्वे हमने किया, बल्कि उसकी सैम्पलिंग में हमने खुद की और उसकी एनालाइज में हमने खुद करवाई है, ग्रोवर साइड से नहीं हुई है, हमने करवाई है। हमें शक था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पॉइंट्स को हमने मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को हमने टेस्ट करवाया, तो उसमें फिर डायग्नोज हुआ है, हमें पता चला है कि इसकी पीएच 8.9 है और सॉइल टेक्सचर जो है वो सिल्ट लोम है। ये सर्वे के बाद हमें पता चला। खालिद साहब मेरा कहने का मकसद, जी 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 अरशद बात साहब सुनिए। जी प्लीज। मेरा कहने का मकसद ये है कि सॉइल जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। पीएच हर जगह पे बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और कुछ अरसे बाद आप कुछ नहीं ग्रो कर पाएंगे। और इसको अब आप जैसे कह रहे हैं कि आपने इसका टेस्ट करवाया है, भाई ये तो सिंपल सा टेस्ट होता है, ये तो खुद भी आप लोगों को पहले से करना चाहिए था। नहीं सर, मैं आपको अर्ज कर दूं कि हमारे जो ग्रोवर है ना वो इन चीज़ों की तरफ नहीं गए थे ना। और दूसरी बात ये कि जब हमें पता चला, क्योंकि हमें तो हर पहलू को नज़र में रखना था कि अगर ये डिक्लाइन की तरफ खराब गई है तो ये क्यों गई है। एक तो हर पहलू को हमने रखा, उसमें एक पॉइंट ये भी था। और ये जो एक्सटेंशन जो हमारे पास डिपार्टमेंट है ना, ये असल में एक्सप्लोर उन्होंने कहा है कि वो इन चीज़ों को डायग्नोज करें, इन चीज़ों को फैलाएं। एक्सटेंशन जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, पंजाब में भी है, हमारे पास भी चारों सूबों में है ना सर। वो हम लोग हैं रिसर्च साइट के ऊपर। खालिद साहब जो सर सवाल पूछ रहे हैं उसका मकसद ये है कि आफ्टर फ्लड आफ्टर इफेक्ट्स आने थे, तो आप ये चीज प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे थे कि इसमें ये होगा, अगर 6 माह तक पानी रुका रहेगा तो उसके इफेक्ट्स ये आएंगे। तो ये चीजें आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी रिसर्च या ऐसी कोई फाइंडिंग या ऐसी आपने कोई नॉलेज शेयर की हो लोगों के साथ, ये पूछने का मकसद था। ना एक चीज और है, मेरा कहने का मकसद ये है कि सॉइल पीएच जो है ना, इससे वेरी सीरियस इशू इन पाकिस्तान, बहुत ही ज्यादा है। और खैर ये आपका एक अकेले का काम नहीं हो सकता है, इसको तो बहुत ही यानी एक्टिवली इसको परसू करना पड़ेगा। और जो आपने जो रिकमेंडेशन की है, इतनी आसान भी नहीं कि आप उसकी पीएच कम कर दें।
तो ये एक जनरल मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसे वेरी सीरियस इशू है और इसको और लेना चाहिए, बहुत सीरियस लेना चाहिए। बस ये कहना था। सर खबर साहब, जी 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 खालिद साहब। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जैसे साई ने बोला है, इसमें इसके ऊपर हमने न सिर्फ ओनियन के ऊपर, हमने डेट पाम के ऊपर, हमने केले के ऊपर, हमने वेजिटेबल के ऊपर, हमने ओनियन के ऊपर, ओनियन तो हमारे पास आखिरी में आया, हमने पीएच के हवाले से, सॉइल सैंपलिंग के हवाले से हमने सिंधी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर लीफलेट बनाए हैं, ग्रोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। हमने ये अभी नहीं किया है, ये हमारा चल रहा है पिछले साल डेट पाम से सारा सर्वे चल रहा है हमारा सर। और दूसरा सर मैंने अर्ज की देखें ये प्रॉब्लम तो बाकी सॉइल पीएच ज़्यादा है और आगे चल के देखें क्या हालात होते हैं, लेकिन जैसे मैंने रिकमेंडेशन दी, ये मेरा काम नहीं है, एक रिसर्च का काम नहीं है, हमारे पूरे एक जितने भी हम सब बैठे हैं इन सबका मिली जुली का एक काम है। इसमें यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 1 बोरी नाइट्रोफास, 2 किलो सल्फर और 8 किलो ह्यूमिक एसिड, ये एप्लीकेशन हमने पिछले महीने नसरपुर के अंदर ही ग्रोवर से करवाई है और फिर हमने उनकी पीएच रिजल्ट दोबारा लिया है। तो पहले पीएच उसका आ रहा था 8.9। सावर साहब सर आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आपकी जो recommendation है उसके बाद कितना ये नीचे आ गया सर, और क्या लगता है कि ये सॉइल इंप्रूव करेगी सर? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ खबर साहब। हमने जब दोबारा टेस्ट करवाया तो वो सॉइल थी हमारी 8.4। 8.4 कहाँ पे 8.9 सर, 8.4, जबकि हमारी एवरेज पूरे सिंध की जो है 8 to 8.5 पीएच है। तो अगर ये रेप्लिकेशन जो मैं बता रहा हूँ सर, देखिए असल में मसला रिकमेंडेशन तो हमने दे दी ना, हमारा ग्रोवर क्या है वो अप्लाई करवाता नहीं फील्ड के अंदर। अगर ये मैं कहता हूँ एप्लीकेशन अप्लाई करवाई गई, ग्रोवर ने की, तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी पीएच काफी हद तक नीचे आ सकती है, आ जाएगी। जी थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो जरूर पूछें। सॉइल पीएच का मेजर इशू है, जैसे अरशद जमील साहब ने भी बताया, खालिद साहब ने उसके ऊपर डिटेल्ड रिकमेंडेशन दी है। सॉइल चूंकि सॉइल के अंदर नेचुरल बफर होता है तो इसलिए ये इतना आसान काम नहीं है, गो के इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, बट ये फार्मर्स को करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप भी बात अरशद साहब की बिल्कुल ठीक है कि हाई पीएच के ऊपर हम शायद कुछ भी काश्त नहीं कर पाएंगे। किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें प्लीज। खास तौर पे आज का टॉपिक है हमारा अनियन का, अनियन के ऊपर ही प्लीज सवाल पूछेगा। अनियन का जो सडन डिक्लाइन का जो इशू है, जो डैम्पिंग ऑफ की इन्होंने बात की, जो क्रॉप फसल खराब हुई है या फसल मर रही है, उसके ऊपर आप प्लीज सवाल पूछें ताकि हम फोकस्ड रहें अपने आज के सेशन में। खबर साहब हेलो में हेलो जी जमशेद साहब, जी जमशेद साहब सर। सर मैं आपको ये पीएच का थोड़ा टॉपिक है तो मैं अपना तजुर्बा आप यहाँ से शेयर कर रहा हूँ कि ज़्यादातर फार्मर्स के पास में फ्री सैंपलिंग है, हालांकि मेरा काम नहीं है, मेरी एक जस्तजू है, एक मेरा शौक है, मैं फार्मर्स के पास जाता हूँ। इससे जो मैं जिम्मेदार कह रहा हूँ वो सारा जिम्मेदार है, तो वो जो माइनर चीज़ें हैं मगर उनकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहा। वो सिर्फ मेजर जो बस फला फार्मर्स ने यूरिया यूज़ किया, डीएपी किया था, उसी के पीछे लगा हुआ है, भाई इसकी पैदावार आ गई, बनाना की ये हो गई, ये पीछे इन चीज़ों के पीछे लगा हुआ है। मगर मैंने जो मेजर अभी जो मैं काम कर रहा हूँ सर, मैं बायो ऑर्गेनिज्म जो यूएसए से आते हैं बंदों को, जो हमारा बनाना वेस्ट होता है ना सर, उस पे मैं 15 साल से मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट पे काम करता था। हमारी सॉइल को चाहिए क्या, जो मेन मेन हम उसका प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे, हम उनके लिए ऑर्गेनिक मैटर यूज करें। और जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी है ये कि भाई जो बनाना वेस्ट है हम उसको डिकम्पोज करके 25 दिन के बाद फिर मैं उन पीएच मैंने वो जमीनें सर काश्त की हैं, मैं प्रैक्टिकली वीडियो भी शेयर करूंगा इन तवज्जो से, कि जहाँ पे कुछ क्रॉप हो नहीं रही थी, बिल्कुल जंतर भी नहीं हो रही थी। इशफाक अहमद मेमन साहब हैं सुल्तानाबाद पर, उनकी जमीनों पे मैंने ये यूज करवाया, जमीन को थोड़ा हल दिलाए, 50 बैग पर मैंने यूज करवाए। अब मैंने वहां पे सर अगले साल सरसों जो है विदाउट फर्टिलाइजर और केमिकल के 7 मन उठाया, और एक जगह पे जो आबाद सी जमीन वहां पे मैंने 12 मन लिया है। तो जमीन हमारी रिक्लेम, और आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा पर बैग पे जो खर्चा आ रहा है वो 50 kg पे ओनली सिर्फ 200 रुपीज,
तो मैं फार्मर्स को ये तक मैं अपनी ये जो है ना टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक पहुंचाना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट किसी इंटरेस्ट के। तो ये यूज करें, इंशाल्लाह ताला उनकी जमीनें बहुत अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जमशेद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे हम राब्ता करते हैं और जो आपकी काविश है उसको भी सेपरेट करते हैं, देखते हैं उसके वो अगर फार्मर्स को उससे फायदा हो सकता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम आपसे सेपरेटली एक मीटिंग कर लेते हैं और इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सादिया सिद्दीक साहिबा बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। एक्चुअली ये सडन डिक्लाइन और ये अनियन का इशू सिंध में भी है, ये डिस्ट्रिक्ट्स में काफी फैल रहा है। तो अभी तक कौन कौन से फार्मर क्या क्या उनकी जो प्रैक्टिसेस है मतलब एक अचानक से खत्म होती चली जा रही है, और मतलब बहुत सारे फार्मर्स ने फंगिसाइड भी यूज की है जिस तरह रेडोमिल, मेटलेक्सिल, मेनकोजेब और डॉप्सिन भी इस्तेमाल किया है, बट कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं आया है। पनीरी ही के दौरान ही हमारे पास इशू फेस हुआ है। तो अगर उस पे अगर आप लोग कुछ बता सकें या कोई हमें कोई चीज गाइड कर सकें तो आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू। जी मैडम, अब आज का जो सेशन था वो आप शायद लेट ज्वाइन किया है। डॉक्टर खालिद राजपूत साहब ने बहुत डिटेल में, ये सिंध के ऊपर ही था, सिंध के एरियाज में जो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस थी इनकी, उसी के ऊपर बात की है। इन्होंने 3 चीजें हाईलाइट की हैं कि एक फंगस का इशू था और बैक्टीरिया का इशू था और तीसरा सॉइल का इशू था। तो आपने जैसा कि बताया कि सिर्फ फंजीसाइड लोगों ने अप्लाई की हैं, तो सिर्फ फंगस का इशू नहीं था, ये मल्टीपल रीजंस थी जिसकी वजह से क्रॉप कोलैप्स कर गई। तो डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में सारी चीज बताई। आप काइंडली ये सारा सेशन सुनने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक हमारे चैट बॉक्स के अंदर शेयर हो चुका है। आप 1 घंटे के बाद ये इसकी जो अपलोड हो जाएगी इसकी वीडियो आज के सेशन की, तो आप उसको जरूर विजिट कर लीजिएगा। आपको डिटेल्ड रिकमेंडेशंस जो डॉक्टर साहब ने दी हैं वो मिल जाएंगी। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिए। Assalamu alaikum. I have a question if you allow me. जी जी प्लीज पूछें। मेरा नाम अवैसुल हसन है, मैं उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। हमने सिंध से जो पनीरी है ना ये प्रोक्योर की थी, सीडलिंग्स तो ठीक थी, वो अच्छी थी, लेकिन हमने जब लगाई हैं तो मैंने अब काफी डिटेल में सुन ली है ये ऑलरेडी, जो रेमेडीज इन्होंने बताई हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नाइट्रोफॉस और सल्फर, ये सारी चीजें ठीक। मैं ये चाह रहा था कि भी मुझे कुछ अगर कोई बंदा बता सके कि इसका फर्टिलाइजर प्लान फर्दर क्या होना चाहिए कि भी मजीद इससे बचा जा सके इस चीज़ों से। ये बैक्टीरियल जो इशू है या ये जो फंगस का जो इशू है, या उसके अलावा जो ग्रोथ को फर्दर बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई बंदा शॉर्ट हमें बता दे कि भी इसका फर्टिलाइजर प्लान ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी अवैस साहब, थैंक यू वेरी मच। आप अपना नंबर शेयर कर दें, हमारी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करती है। हमने अनियन की गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर एक उर्दू में मैनुअल बनाया हुआ है, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके अंदर डिटेल्ड उसकी पनीरी से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक के जो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी डिटेल में लिखी हुई हैं, तो वो आपको जरूर हेल्प आउट करेगा। आपकी जो न्यूट्रिशन की आपकी रिक्वायरमेंट है अनियन की, वो सारी की सारी उसमें दी हुई हैं। वो आप उसमें से जरूर देख लीजिएगा। अपना नंबर शेयर कर दें और आपके साथ हम लोग उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारी वैसे वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, बट हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। किसी और साहब का कोई सवाल है तो प्लीज जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो 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 जी खावर साहब। जी सर जी कमाइया जी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब बात करना चाह रहे हैं। इमरान साहब सर आप बात करना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल नहीं इमरान साहब ने। हाजी इकराम साहब वो बात करना चाह रहे हैं सर। अच्छा, मैं कुछ और पूछ सकता हूँ? जी पूछें जी अरशद साहब। ये जो आपने ट्रीटमेंट बताया, ये सारे क्या इम्पोर्टेड होता है या कि लोकल भी है, बन रहा है? खालिद साहब सर प्लीज कमेंट करिएगा, जो ट्रीटमेंट आपने बात की है कि ये इसके ऊपर जो जमीन साहब ने पूछा है। हाँ, ये जो ट्रीटमेंट में बताइए, ये लोकली आपको हर छोटी से छोटी मार्केट में आपको ये फंजीसाइड मिल जाएगी। फंजीसाइड और लोकल मिल तो जाएगी, मगर ये क्या ये इम्पोर्ट होता है या कि यहाँ पे बनता है? इंपोर्ट भी होता है, बनता भी है, दोनों है। कुछ कंपनी इंपोर्ट करती हैं, कुछ मंगा भी, दोनों अवेलेबल है यहाँ पर।
अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये कि देखिए हम लोग इंपोर्ट बहुत करते हैं, चीजें बहुत ज्यादा। जी जी हमारी इंपोर्ट्स कोई $80 बिलियन होती है और एक्सपोर्ट कोई $31 बिलियन है। बिल्कुल, यू आर तो राइट कुछ सर। नहीं है। तो कोशिश ये करें कि ये सबका मसला है, सिर्फ आपका एक मसला नहीं, सबका है कि किस ठीक। तरह से इसको कम किए, कोई अल्टरनेटिव लगाइए कि सिर्फ लोकल उससे ट्रीटमेंट हो जाए। जी जी। अच्छा खावर साहब, जी जी खालिद साहब सर। खावर साहब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये कर दूं कि देखिए ये प्रॉब्लम तो जैसे कि पंजाब तक भी है और हमारे पास तो है ही है ना। और ये इस साल, पिछले साल ये समझो कि 10% था, इस साल ये बढ़कर 70% हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने इसके ऊपर, क्योंकि हमारे जो ज़्यादा वास्ते होते हैं ना, वो होते हैं जो लोकल ग्रो हमारे सिंधी स्पीकिंग होते हैं ज़्यादातर ग्रोवर्स ना। तो इसके ऊपर थारोली हमने बाकायदा इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जनरल रिकमेंडेशंस उसकी जो भी है, फर्टिलाइजर, सिम्टम्स, फलाना, ये सब चीज़ हमने सिंधी में ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो हम आपसे शेयर कर सकते हैं ये। सर बिल्कुल, आपने जो मैनुअल्स बनाए हैं वो भी आपसे हम कॉपी ले लेते हैं, वो भी हम अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं। अब ये डीसी के ने भी एक मैनुअल बनाया है अनियन के ऊपर जो उर्दू जुबान में है, वो भी हम लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आपके साथ भी शेयर करते हैं, और उनकी हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल हैं। अगर किसी पार्टिसिपेंट को चाहिए होगी तो हम कोरियर भी करवा सकते हैं। वैसे उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारी PHDEC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। अच्छा इसी खबर साहब एक मिनट, खबर साहब एक मिनट जी और खालिद एक बात मैं ऐड कर दूं कि हमने जब ये सर्वे किया ना, तो मैंने कहा ना कि हमने हर बात को मद्देनजर रखा। उसमें एक पॉइंट और हमें मिला, उसमें ये मिला कि जिन जिन ग्रोवर्स के पास सीट उनका अपना था, उन्होंने जो अपना सीट लगाया है, वहां पर प्रॉब्लम ये 40% आई है, और जिन्होंने फ्रेश लगाया वहां पे प्रॉब्लम 5 to 10% है। ये भी हमारी कैलकुलेशन है सर। सही 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 सही। थैंक यू हेलो सर। सादिया हेलो सिद्दीकी साहब आप। हेलो। जी जी सर, जी हाजी साहब बात करें प्लीज। हाजी मोहम्मद इकराम बोल रहा हूँ। अर्ज ये है कि मैं अतर खोकर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और खावर साहब आपका भी, आपने माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इवेंट प्रोग्राम शुरू किया हुआ जो डेली बेस पे हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वसादत से इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर तरक्की करेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमें जरे बादला आएगा और इंशाअल्लाह हम दुनिया में नाम रोशन करेंगे। आपकी एफर्ट काबिल तारीफ हैं, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। थोड़ा टाइम की एक प्रॉब्लम है, आप टाइम रखते हैं 11-12 बजे। 11-12 बजे आपको पता है कि बिजनेसमैन को बैंकों में जाना या दफ्तरों में जाना, वहाँ फिर ये 11-12 बजे टाइम निकालना मुश्किल होता है। अपना प्रोग्राम 4 बजे के बाद रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है, मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने घर लेट जाना पड़ेगा, मगर कौम की खिदमत करना भी आपकी इबादत में शामिल है, फर्ज है आपका। बहरहाल आपकी एफर्ट काबिल तारीफ है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैंगो प्रोग्राम आपने मुल्तान में करना था, वो क्यों नहीं किया, जबकि इससे पहले बड़े मैंगो के प्रोग्राम होते हैं, मैंगो का सीजन दरमियान के अंदर है। इसके लिए अपने अतर खोकर साहब को खसूसी दावत है कि मुल्तान में प्रोग्राम करें आके, बहुत मेहरबानी। और प्याज जो है ना, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जिम्मेदारों को तरकीब दें कि प्याज पे काम करें ताकि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट हो, हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमें बड़ी शिकायत है, अच्छी प्याज मिलती नहीं है, ना सिंध से मिलती है सही, ना बलूचिस्तान से मिलती है, वो फूट जाती है, रंग उसका होता नहीं, हम इंटरनेशनल मार्केट में उसका मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया का या दूसरे इलाकों की प्याज बहुत खूबसूरत होती है, गोल होती है, हमारे पास पता नहीं। वही जैसे असलम पखाली साहब ने बताया, नसरपुर का फुलकारा हमारा बहुत मशहूर होता था, बड़ा अच्छा होता है, जहाँ वो पता नहीं किधर गया अभी। तो मेहरबानी, बाकी जो है ना, जिम्मेदार को आप प्रमोट करें, जिम्मेदार खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारे मुल्क में जरिए बादल आएगा, हमें वर्ल्ड बैंक पे नहीं जाना पड़ेगा। मेहरबानी। जी हाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाई साहब, जो पहले आपने बात की टाइम की, सर टाइम कंस्ट्रेंट्स काफी सारे लोगों की लेट आवर्स में काफी ज्यादा हैं, तो हमने ज्यादातर लोगों की कन्वीनियंस को सामने रखते हुए जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर प्लान किया है। लेकिन हाई साहब आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि हमारे हर इवेंट की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग जो भी सेशन हमारा होता है, तो आप प्लीज हमारी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी सर आपके साथ राब्ते हमारे रहते हैं, डायरेक्ट आपकी जो क्वेरीज हैं वो हम लोग एड्रेस करते रहते हैं। जहां तक आपने मैंगो की बात की, तो हाँ हमारी प्लानिंग्स में है, मैंगो की फिजिकल एक्टिविटीज भी हम लोग कर रहे हैं। वेबिनार्स तो हम लोगों ने एक कल किया है मैंगो का, और एक नेक्स्ट वीक में फिर कर रहे हैं।
वेबिनार्स के जरिए हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। वो तो हम डेली बेसिस पे हर ऑल्टरनेटिव डे के अंदर एक आध वेबिनार जरूर करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज भी हमारी चलती रहती हैं। जो भी हमारा प्लान मैंगो का अपकमिंग है वो आपको जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। और जो आपने बात की आखिरी अनियन की क्वालिटी के ऊपर, तो हाई साहब आज का जो ये टॉपिक है ये स्पेशली हमने रखा था अर्जेंसी बेसिस के ऊपर। जो सडन डिक्लाइन का इशू आया है अनियन के ऊपर ना, अनियन की क्रॉप के ऊपर मसला आया, उसके ऊपर रखा है। हमारी अनियन के ऊपर डिटेल्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबिनार्स आ रहे हैं और कुछ हम फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। काइंडली आप वो देखते रहें। जब तक फार्मर अपनी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बेहतर नहीं करता, जब तक फार्मर उन चीजों को सारी को वो रिकमेंडेशन को नहीं अपनाएगा, जिस तरह खालिद साहब ने बताया कि वो रेकमेंड, उनका काम है रेकमेंड करना, अब उसको इम्प्लीमेंट करना अपनाना फार्मर का काम है। जब तक फार्मर उन सारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं करेगा, उनको नहीं समझेगा, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। तो हमारा जो इदारा है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिसर्च के इदारे हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहें, ताकि आप लोग मुस्तफीद होते रहें। और आप लोगों ने काविश करते रहना है ताकि इवेंचुअली हमारी प्रोडक्शन और क्वालिटी बेहतर हो और हम एक्सपोर्ट्स बेहतर कर सकें। किसी और साहब का या साहिबा का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछ लें ताकि हम कंक्लूड करें। जी आई थिंक कुछ सवाल नहीं है। मैं आखिर में यही कहूंगा कि आज के इवेंट का, आज के जो वेबिनार था, इसका जो कंक्लूजन था, इसकी कंक्लूसिव वीडियो के कुछ हम लोग डॉक्टर खालिद साहब से रिकमेंडेशंस जो हैं वो लेके वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू जो हमारा सोशल मीडिया है उसके ऊपर। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो में और मैसेज के फॉर्म में आप लोगों के पास पहुंच सके। और वे फॉरवर्ड भी हम थोड़ा सा खालिद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बताएं, क्योंकि ये इशू हो खुदा ना खास्ता अगले सालों में ना आए, तो उसके लिए अगले साल पनीरी लगाने से पहले की जो रिकमेंडेशन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो हमारे नंबर्स चैट बॉक्स के अंदर हम लोगों ने शेयर कर दिए हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट के ऊपर हमारा चैट बॉक्स मौजूद है, आप वहां पे हमें रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये इदारा आप लोगों का इदारा है। हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की एक्टिविटीज लेके आते रहेंगे। कोई इशू हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, हमें जरूर इन्फॉर्म करें। मैं आखिर में खालिद इकबाल राजपूत साहब का बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने एक दिन के नोटिस में टाइम निकाला, वो उनकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है। बाकी आप सब लोग का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने भी टाइम निकाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। खबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और देखें हमारा तो काम मैंने बताया ना यही है, ना सिर्फ के ओनियन के ऊपर, इसके अलावा कोई भी क्रॉप की डिस्कशन हो, कोई मसला हो, किसी भी हवाले से, बीमारी खास तौर पे मैं अवेलेबल हूँ। और कोई मेरे लिए कोई टाइम की कोई इंपॉर्टेंट नहीं, रात को भी करेंगे कल तो मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।